हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री से संबंधित मौर्यकालीन साहित्य लेकर के आए हैं। यह टॉपिक सभी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। यदि आप इसी प्रकार से नोट्स बनाकर अपनी तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज का टॉपिक है मौर्यकालीन साहित्य। मौर्यकालीन साहित्य के मौर्यकाल में कौन सी साहित्य विकसित हुआ था। सबसे पहले है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी जो अर्थशास्त्र है वो इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसमें ये है मौर्यकालीन राजनीति पर आधारित पुस्तक है अर्थशास्त्र। इस वैसे अर्थशास्त्र देखने से पता लगता है कि ये इकोनॉमी से संबंधित पुस्तक होगी, लेकिन ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। इस पर टीका लिखी थी प्रतिपद पंचिका भट्ट स्वामी के द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी भाग हैं, 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितने? ये राजनीति से संबंधित है, कुल अधिकरण 15 हैं और इसमें प्रकरण है 180, श्लोक है 6000। पहला अधिकरण है विनयाधिकरण, यानी जो इसमें 15 अधिकरण दिए गए हैं इसमें अर्थशास्त्र में, उसमें पहला अधिकरण है विनयाधिकरण, दूसरा है अध्यक्ष प्रसार, तीसरा है धर्मस्थलीय, चौथा है कंटक शोधन, पांचवा है योग वृत्ति, छठवां है मंडल योनि, सातवां है सारगुंड, आठवां अधिकरण है व्यसनाधिकारिक, नौवां अधिकरण है अभियास्य कर्म, 10वां अधिकरण सांग्रमिक, 11वां है संघव्रत, 12वां अधिकरण है आवलियस और 13वां अधिकरण है दुर्ग लंबोपाय, 14वां अधिकरण है औपनिषदक, 15वां अधिकरण है तंत्रयुक्ति। इस प्रकार इसमें कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण। ये यहाँ पर 15 अधिकरणों के नाम दिए गए हैं और कौन से अधिकरण का क्या नाम है वो सब कुछ इसमें बताए रखा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र में किसी मौर्य शासक के नाम का वर्णन नहीं है और ना ही पाटलिपुत्र का वर्णन है। यानी ये जो कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है उसमें किसी भी मौर्य शासक के नाम का वर्णन नहीं है, ना ही पाटलिपुत्र का वर्णन है। उसके बाद है सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत मतलब यानी यह वह सिद्धांत है इसमें राज्य को 7 तत्वों से निर्मित बताया गया है, यानी राज्य इन 7 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? नंबर 1 स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन 7 से मिलकर क्या बनता है? राज्य। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 तत्व बताए गए हैं। इन 7 तत्वों को मिलाकर के क्या बनता है? राज्य। सप्तांग सिद्धांत में भू राजस्व बताया गया 1/6 होना चाहिए। अब है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा क्या लिखी गई? इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा, यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा। इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी जो मेगास्थनी के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इंडिका में वर्णित महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1 शासक का वर्णन, यानी अभी जो हमने ऊपर देखा अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्यकालीन शासक का वर्णन नहीं है, लेकिन इंडिका में शासक का वर्णन है जिसमें चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है, नगर प्रशासन का वर्णन है, सैन्य प्रशासन का वर्णन है। इंडिका में शासकों का वर्णन है, पाटलिपुत्र का, नगर प्रशासन का और सैन्य प्रशासन का वर्णन है। और इंडिका में राजस्व प्रशासन का भी वर्णन मिलता है, उत्तरापथ का वर्णन मिलता है। उत्तरापथ के साथ सोने की खान का वर्णन है किसमें? इंडिका में, सोने की खान का। अब है कंफ्यूज करने वाले वर्ण, कंफ्यूज करने वाले बिंदु, यानी ये हमें भ्रम में डालते हैं। ये अकाल नहीं पड़ने का वर्णन, लेखन कला के अभाव का वर्णन, 7 जातियों का वर्णन, दास प्रथा के नहीं होने का वर्णन। ये जो पॉइंट हैं ये कंफ्यूज करने वाले हैं कि इंडिका में इन सबसे संबंधित अकाल नहीं पड़ने का वर्णन है या नहीं है, लेखन कला के अभाव का वर्णन है या नहीं है, 7 जातियों और दास प्रथा
का होने का वर्णन है। उसके बाद है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस यानी मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाखदत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल ये शूद्र का उल्लेख है। यानी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग उल्लेख किया गया है और इन्हें धननंद का पुत्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को धननंद का पुत्र बताया गया है और मुद्रा राक्षस का रचना काल है 5वीं शताब्दी चंद्रगुप्त सेकंड के समय यानी गुप्त काल में रचा गया। चंद्रगुप्त सेकंड के समय रचा गया था क्या? मुद्रा राक्षस, लेकिन संबंधित है मौर्य काल से। संस्कृत साहित्य का एकमात्र नाटक जो नायिका विहीन है। मुद्रा राक्षस ऐसा नाटक है जो संस्कृत साहित्य का एकमात्र नाटक है जो नायिका विहीन है, यानी इसमें नायिका नहीं है। अब है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, यानी बृहत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई? क्षेमेंद्र के द्वारा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। बृहत कथा मंजरी में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। सोमदेव का कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। कथा सरित सागर में भी नंद वंश का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है परिशिष्ट पर्वन, और कल्पसूत्र है भद्र बाहु का। इन सब से भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ हैं महावंश और दीपदान, महावंश और दिव्यावदान। महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। जैन ग्रंथ हैं परिशिष्ट पर्वन और कल्पसूत्र, इनसे भी हमको मौर्यकालीन की जानकारी मिलती है। और बौद्ध ग्रंथ महावंश और दिव्यावदान से भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। संगमकालीन साहित्य साहित्य में ये ग्रंथ हैं अहनारूर और परनार। अहनारूर के लेखक हैं मामूलनार या रुद्रशर्मन और परनार के लेखक हैं कपिलर। इनसे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और विदेशी लेखकों में स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी, जेस्ट, डियोडोरस ने इंडिका से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर 1846 ईस्वी में डॉक्टर स्वानबेक ने जर्मन भाषा में और मैक्रेंडल ने 1891 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में इंडिका की रचना की। अशोक के समय आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति के अवसर पर अभिधम्म पिटक व उससे संबंधित कथावस्तु का संकलन किया गया। यानी तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अशोक के समय आयोजित की गई, इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें अभिधम्म पिटक और उससे संबंधित कथावस्तु का संकलन किया। इसकी भाषा थी पाली। कात्यायन के द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। ये हम क्या देख रहे हैं? मौर्यकालीन साहित्य के अंतर्गत। यानी कात्यायन के द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई। बिंदुसार के मंत्री सुबंधु द्वारा वासवदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की गई या लिखा गया। बिंदुसार के मंत्री थे सुबंधु, उसके द्वारा वासवदत्ता नामक ग्रंथ की रचना की गई। यहाँ तक हमने देखा ये साहित्य के रखे कौन सी रचना किसके द्वारा कब कैसे लिखी गई और किसमें किसका वर्णन है। अब है लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला। पाषाण यानी पत्थर और लोक कला में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? पटना दीदारगंज से हमें मूर्ति मिली है। 6 फीट 9 इंच की चौधारणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। दीदारगंज से हमें 6 फुट 9 इंच की चौधारणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। परमखम मथुरा के समीप से हमें 7 फुट की मणिभद्र की मूर्ति मिली है। इस मणिभद्र को कुबेर का कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। इस पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा हुआ मिला है। परमखम से प्राप्त 7 फुट की प्रतिमा किसकी मिली है? मणिभद्र की। इसको कुबेर का कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। मेहरौली से प्राप्त यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। विदिशा से यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। लोहानीपुर पटना से मौर्यकालीन 2 जैन ग्रंथ तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अमीन कुरुक्षेत्र से यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। बड़ौदा की यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। राजघाट वाराणसी से की त्रिमुख यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। वाराणसी से क्या प्राप्त हुआ? त्रिमुख यक्ष मूर्ति। झींग नगर मथुरा से भी यक्ष की मूर्ति मिली है।
शिशुपालगढ़ उड़ीसा से भी हमें यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। अब है मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ। मौर्यकाल में हमें मृण मूर्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं? मौर्यकालीन पटना व वैशाली की खुदाई में मृण मूर्तियाँ मिली हैं। पटना के बुलंदी बाग से प्राप्त हंसते हुए बालक की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। बुलंदी बाग से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और मौर्यकाल में हमें बल्लेदार और मंडल व छल्लेदार कुएं भी प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन क्या बल्लेदार और मंडल व छल्लेदार कुएं भी प्राप्त हुए हैं। अब है गुफा। गुफा हमारी किसमें आएगी? राजकीय कला में। तो गुफाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये गुफाएं क्यों बनाई जाती थी? वो जो गुफाएं हैं वो बिच्छुओं के रहने के लिए बनाई जाती थी। ये चट्टानों को काट कर बनाई जाती थी। मौर्यकाल में 7 गुफाओं के मिलने का वर्णन मिलता है। कितनी गुफाओं का? 7 गुफाओं का। एक बारावर से मिली हैं और नागार्जुन से मिली हैं। बारावर से 4 गुफाएं और नागार्जुन से 3 गुफाएं प्राप्त हुई है मौर्यकालीन। ये दोनों ही बारावर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ ये कहाँ हैं? बिहार में। अब है बारावर की पहाड़ियाँ। यहाँ से हमें 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कर्ण चोपड़ा गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, विश्व झोंपड़ी गुफा। कर्ण चोपड़ा गुफा का निर्माण अशोक के द्वारा, सुदामा गुफा का भी अशोक के द्वारा। अशोक के बारे में यहाँ प्रियदर्शी जो कि अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में इसकी निर्माण करवाया गया था। लोमस ऋषि की गुफा दशरथ ने बनवाई। विश्व झोंपड़ी गुफा अशोक ने बनवाई। और नागार्जुन की गुफाएं ये अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाई थी। यहाँ से हमें 3 गुफाएं मिलती हैं। गोपिका गुफा, वहेका गुफा, वदहिका गुफाएं। यानी बारावर की गुफाएं और नागार्जुन की गुफाएं। नागार्जुन की गुफाएं अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा बनवाई गई थी और बारावर की गुफाएं अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, जिसमें 4 गुफाएं हैं। कर्ण चौपाल गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि की गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा। आज के लिए इतना ही। आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।